पड़ेगी तो मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विरोधी दल के नेता और संबलपुर के विधायक श्री जयनारायण मिश्र जी, डॉक्टर श्याम सुंदर धर जी, साथियों, मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि माँ सांबलेश्वरी के पवित्र धरती में मुझे आप लोगों ने आने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम के मिशन फॉर नेशन, इसके साथ आपने जुड़ने का निमंत्रण भी दिया है। तो आप सब लोगों ने समय निकाला है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग व्यस्त भी हैं, पर आप ये चुनाव का माहौल भी है, तो आज पूरे देश में एक चर्चा हो रही है, राजनीति पे नहीं, खाली चर्चा हो रही है देश के भविष्य पे। तो जब हम अगले कुछ दिनों में बटन दबाने का समय आएगा, तो मेरी ओर से आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। एक की बड़ी संख्या में ज़रूर बटन दबाइएगा। ठीक बटन दबाएंगे वो तो मुझे पता है, पर आपको ये जानना चाहिए कि इस माहौल में जो चर्चा जो हो रही है, जो डिबेट जो हो रही है, ये खाली पार्टीज और उम्मीदवार उनके बीच में नहीं है। जो देश के सामने जो विकल्प जो है, एक किस्म से विचारधारा की है, भावना की है, एक नेशनल कमिटमेंट के बारे में है। 10 साल पहले 2014 में भारत की जनता ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, और वो निर्णय लिया था उस समय उम्मीद के कारण। उनकी उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की 10 साल जो निराशा जो थी पहले यूपीए की सरकार के साथ, कि उस समय उम्मीद थी कि देश इनके नेतृत्व में इस अलग इनके कार्यक्रम, इनके जो संकल्प जो थी, इसके कारण देश बदलेगा। और 5 साल के अंदर वो परिवर्तन दिखाई देने लग गया। तो 2019 में देश की जनता इस बार जब उन्होंने निर्णय लिया, ये अब भरोसे पे था। उनको भरोसा था कि जो काम 5 साल हो चुका है, अब इसको मोदी जी और उनकी सरकार इसको आगे ले जाएगी। तो अब हम जो है इसके तीसरे पहल में कि इस बार पहली बार उम्मीद, दूसरी बार भरोसा, इस बार मोदी की गारंटी पे लोग निर्णय लेंगे। और ये गारंटी इस गारंटी में गारंटी की गारंटी तो है, पर ये गारंटी जो है, ये 10 साल काम करने का रिकॉर्ड, परिवर्तन का रिकॉर्ड जो है, ये जनता के सामने हम प्रस्तुत करें। अब ये चुनाव जो है, इसका एक मैं कहूँगा एक्सेप्शनल सिग्निफिकेंस, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये 10 साल का जो फाउंडेशन जो बना है, इसके आधार पे आज हम आगे जो 25 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। कि हम सब, पूरे देश का सपना है कि अगले 25 साल में 2047 तक भारत विकसित देश बने। और इस निर्णय हम कह सकते हैं किस्म से ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। तो जब हम कहते हैं कि मिशन फॉर नेशन,
ये मिशन फॉर नेशन है कि अगले 25 साल में हम भारत को कैसे विकसित भारत बनाएं। अब मैंने कहा कि 10 साल का रिकॉर्ड है। मैंने खुद अनुभव किया है, 5 साल मैं मंत्रिमंडल में रहा हूँ, उसके पहले मैं सचिव था। तो मैं आपसे 1-2 उदाहरण मैं शेयर करना चाहता हूँ और फिर मैं ये विचार रखना चाहता हूँ कि भारत की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हम इसको, भारत को, देश को कैसे आगे ले जाएं। तो देश की हम बात करते हैं, मिशन की हम बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं। पिछले साल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी हमारी नेशन के लिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी, ये G20 की अध्यक्षता थी। अब धर्मेंद्र जी, उनका आग्रह था कि आगे जो है हम कोशिश करें कि दुनिया के टूरिस्ट जो है संबलपुर आए। पर G20 के समय में जब भी पहले भारत ने कुछ भी किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच में कोई भी जिम्मेदारी संभाली है, तो इसके कार्यक्रम जो हैं ज़्यादातर दिल्ली में ही रुक जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से 1-2 बड़े शहर मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाते थे। इस बार जो है हम पूरे हर राज्य में G20 का कार्यक्रम कर पाए, और उसके कारण मैं आपको ये ज़रूर आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि ये G20 में आप जानते हैं कि विदेश से करीब 1 लाख जो हैं डेलीगेट्स हमारे अतिथि बन के आए। और आप ये 1 लाख जो हैं, इनको आप पहचानिए, ये दुनिया के सबसे इफ़ेक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब ये अपने देश जाकर कहते हैं कि हम उड़ीसा आए थे, हमको पहले पता नहीं था कि यहाँ की विरासत क्या थी, यहाँ की संस्कृति क्या थी, इस बार हमें मौका मिला, और वो जब जाकर उड़ीसा के गुण गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन में इसका टूरिज्म पे प्रभाव क्या होगा। अब जब G20 की बात करते हैं, आप जानते हैं कार्यक्रम बहुत सफल था। लोगों की उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में जहां इतना विवाद है, इतना तनाव है, कि हम सर्वसहमति बन पाएंगे। पर यह एक बहुत अनोखा अवसर था कि हम दुनिया के सामने भारत की ब्रांड रखें। और आप जानते हैं कि मोदी जी ने क्या ब्रांड रखा दुनिया के सामने। अगर आप गूगल करिए, आप सबके हाथ में फ़ोन है, आप G20 का चित्र देखिए, मोदी जी खड़े हैं कोई लीडर के साथ, और उनके पीछे जो पिक्चर जो है वो कोणार्क चक्र का। तो जब आज बात हो रही है विरासत की, संस्कृति की, परंपरा की, अस्मिता की, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओडिशा के बारे में मोदी जी के दिल में एक बहुत शुरू से भावना है, और जब वो खुद आएंगे, आज रात को आएंगे, कल आप सब लोग इसको अनुभव करने का आपको मौका होगा। अब दूसरा विषय, इस पे भी बात हुई, जयनारायण जी आपने भी कुछ कहा, धर्मेंद्र जी आपने भी कहा, यह पासपोर्ट का विषय। और ये पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट देना, इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे सरकार में विदेश मंत्रालय के साथ है। एक समय था जहां मैं सच कहूं, बिना रिश्वत के पासपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल था। सच है। जब मैंने पहले विदेश UPSC एग्ज़ाम पास किया ना, विदेश सेवा में आए, तो मेरे इलाके में खबर फैल गई कि कम से कम भाई हमें पासपोर्ट तो मिल जाएगा, कोई जान पहचान का है यहाँ। तो और जब पासपोर्ट मिलता भी था, इसमें महीने लगते थे, कभी साल लगता था। और आप जो संबलपुर के निवासी हैं, अब खुद याद करिए, आपको अगर फॉर्म कहीं दाखिल करना होता था तो मेरे ख्याल से भुवनेश्वर जाते थे,
भुवनेश्वर जाते थे, एक दिन रुकना पड़ता था, फॉर्म भर दिया, फिर कुछ दिन बाद किसी ने कह दिया नहीं इसमें 2 कॉलम ठीक नहीं है, वापस आइए आप। तो 3-4 चक्कर तो सबने काटे होंगे पासपोर्ट के। तो पासपोर्ट में परिवर्तन क्या आया कि 10 साल पहले पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे पूरे देश में। आज जो है करीब 530 केंद्र है और एक आपके यहाँ। और खाली केंद्र नहीं है कि ये जो है, अगर आप देखें, इसकी हम बात कर रहे थे और जब मोदी जी का कहना था, ये मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप लोग जो विदेश मंत्रालय में काम करते हैं ना, आपको तो पासपोर्ट मिल जाता है, आपने कभी ये परेशानी झेला नहीं। आप पब्लिक की नज़र से देखिए, ये मुझे बताइए कि कोई संबलपुर का निवासी, उसको भुवनेश्वर जाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि उस समय की सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि नागरिकों के हित में ईज़ ऑफ लिविंग के लिए क्या फैसिलिटी, क्या सुविधा देनी चाहिए। तो ये परिवर्तन जो आया है, ये पहले भी हो सकता था। और ये देखिए, मज़े की बात यह है कि हमने कोई नया ऑफिस नहीं बनाया, हमने किसी और, माने हमने अपने डिपार्टमेंट में किसी और लोगों को नहीं लिया। हम किसी एक पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट के पास गए और उनको कहा, और ये मोदी जी का आइडिया था, उन्होंने कहा कि देखिए आजकल लोग लेटर कम लिखते हैं, तो हर पोस्ट ऑफिस में कोई ना कोई बैठा है बिना काम के या कम काम के, तो आप उसको काम पे लगाइए ना। तो आप देखिए इसमें डबल फायदा हुआ, सरकार भी ज़्यादा काम करती है और पब्लिक को भी फायदा होता है। तो मैं ये उदाहरण आपको इसीलिए देता हूँ कि पहला उदाहरण था कि देश की ब्रांडिंग, और जब अवसर आए कि पूरे देश, उसकी पूरी विविधता को दुनिया के सामने कैसे दुनिया इसका परिचय करे। और दूसरा कि हर समय मोदी सरकार और मोदी जी की सोच होती है कि पब्लिक की मांग क्या है, पब्लिक की अपेक्षा क्या है, पब्लिक की आशा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो वो कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग। कि कुछ सालों के पहले, अब ये भी याद रखिए, हमें कुछ भी सरकार से चाहिए था तो अफिडेविट बनाना होता था। अफिडेविट का मतलब क्या था कि आप किसी और अफसर के पास जाते हैं, हो सकता है कि वो आप जानता हो या आपको नहीं भी जानता हो, और आप उससे लिखवाते हैं कि आपका नाम और एड्रेस क्या है। आज इतना सरल हो गया कि आप खुद सेल्फ एफिडेविट देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती, पर छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा चेंज आता है। अब जब हम नेशन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा होती है, और केंद्र सरकार चाहती है कि हर राज्य में प्रगति हो, हर राज्य में डेवलपमेंट हो, उनके कार्यक्रम, केंद्र कार्यक्रम, हमारे केंद्र योजनाएं जो है, इसको हम कैसे आगे ले जाएं। और हम दोनों जो हैं, धर्मेंद्र जी और मैं, हम दोनों जो कैबिनेट की एक कमेटी होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, हम इसके सदस्य हैं और हम देखते हैं कि क्या निर्णय लिया जाता है। अब पिछले 10 साल में मोदी सरकार के समय में उड़ीसा के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग बजट हेड में 18 लाख करोड़ रुपए दिए। 18 लाख करोड़ रुपए। तो जब हम नेशन की बात करते हैं और मिशन की बात करते हैं, मोदी सरकार का मिशन है कि हर राज्य जो है आगे बढ़े, उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो फंड्स चाहिए, वो दिल खोल के देते हैं। और उनके कारण पहले जो फाइनेंस कमीशन जो है, उन्होंने जो फाइनेंस कमीशन ये निर्णय लेती है कि जो टैक्स के जो रेवेन्यू होते हैं, स्टेट्स का हिस्सा क्या होता है, केंद्र सरकार का कितना होता है।
नॉर्मली जो होता है प्रधानमंत्री केंद्र की रेवेन्यू को पर उनका कब्जा होता है, वो सोचते हैं कि स्टेट्स को कम दे। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्टेट्स का शेयर बढ़ाया, और इसीलिए जब हम कहते हैं कि 18 लाख करोड़ पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपको जानना चाहिए, आप सब लोग उड़ीसा के निवासी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितनी वहाँ सपोर्ट है, कितनी भावना है, कितने रिसोर्सेस हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि उसका उपयोग ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि 18 लाख करोड़ का उपयोग और बेहतर हो सकता था, और कार्यक्रम हो सकते थे, लीकेज नहीं हो, कि सुशासन के कारण जिसको जो मिलना था वो मिल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों में से थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ निराशा तो होगी। पर ये जरूर हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ की शासन उसी सेंस ऑफ मिशन के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ, उसी इंटेग्रिटी के साथ आगे की शासन अगर उड़ीसा को आगे ले जाएगी, तो केंद्र सरकार की ओर से उसको पूरा 110% सपोर्ट मिलेगा। अब भारत की यात्रा जो है, विकसित भारत की यात्रा जो है, ये हम इसको कैसे आगे ले जाएं, इसकी माइलस्टोन्स क्या होगी, इसके पहलू क्या हैं। एक तो है, अब सब लोग जानते हैं कि जब भी हम प्रगति की बात करते हैं तो कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ आर्थिक कुछ मापदंड होता है। 10 साल पहले भारत की इकोनॉमी के बारे में दुनिया चिंतित थी। हमारे बारे में कहा जाता था कि दुनिया में फ्रजाइल 5 इकोनॉमी, जो नाजुक 5 हैं, जो पता नहीं आज कल परसों ये कभी भी लुढ़क सकते, ये हमारी स्थिति थी 10 साल पहले। आज जो है वही लोग कहते हैं कि भारत टॉप 5 इकोनॉमीज में है और अगले कुछ दिनों में टॉप 3 में पहुंच जाएगा। IMF का कहना है कि अगले 20 साल में अगर आप देखें, क्योंकि भारत की स्ट्रक्चरल साउंडनेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल साउंडनेस आज इतनी मजबूत कि पूरे दुनिया में जितनी ग्रोथ होगी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है डायरेक्टली भारत का ही योगदान होगा। अब ये जो कहते हैं 7% ग्रोथ, क्योंकि ये याद रखिए दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कोविड के बाद उनकी रिकवरी नहीं हुई, तो आज जो है बड़े इकोनॉमीज में हम ही एक लोग हैं जो फिर से 7% ग्रोथ रेट पे आए, कोई और नहीं। तो आज जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि जो संबलपुर का भविष्य जब हम इस पर विचार करते हैं, तो आज हम कैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति, और इसमें आपने सुना होगा कि गति शक्ति नाम का एक प्रोग्राम है कि पहले अलग अलग डिपार्टमेंट अपना करती थी, बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सचमुच एक क्रांति लाए। आप हैरान होंगे कि आज देश में हर दिन 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है, हर दिन 14 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक लगती। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, वो 26 जनवरी के लिए चीफ गेस्ट थे, तो वो जयपुर एयरपोर्ट में उतरे, थोड़े हैरान थे कि जयपुर में एयरपोर्ट है, तो पूछ रहे थे मेरे से कि अच्छा बताइए आपके देश में कितने एयरपोर्ट हैं। तो मैंने उनको समझाया कि जब
मोदी सरकार आई उस समय कुल मिला के पूरे देश में 75 एयरपोर्ट थे। आज दुगना है, दुगना। हर साल पिछले 10 साल में 8 नए एयरपोर्ट बने। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि इंडिया शुड प्रोग्रेस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स विकसित भारत, इसका जो प्रथम जो मैं कहूँगा फाउंडेशन, बुनियाद जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। पर खाली इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ती। ग्रोथ जरूर होना चाहिए, पर प्रगति जो है, जो भी देश में कुछ जो भी हो रहा है वो समावेशी होना चाहिए। और इसीलिए जब हम योजनाओं की बात करते हैं, मोदी सरकार की एक कमिटमेंट है, ये गारंटी है कि आखिर का व्यक्ति, लास्ट पर्सन, नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कि घर हो, पानी हो, बिजली हो, लोन हो, मुद्रा लोन हो, स्वनिधि लोन हो, जो भी किसान सम्मान निधि हो और बीज के पैसे, जो भी आज योजनाएं जो हैं, इसके कारण हम देश में देख रहे हैं कि जो बेनिफिट जो 7% का जो मिलना चाहिए पूरे देश में, इसमें गरीब को भी मिलता है, युवा पीढ़ी को भी मिलता है, अन्नदाता को भी मिलता है, नारी को भी मिलता है। तो ये समावेशी भारत जो है, क्योंकि अगर भारत को विकसित भारत बनना है, ये नहीं हो सकता कि खाली एक वर्ग आगे बढ़े और बाकी लोग पीछे रह जाए। पूरा देश ऐसे आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं और समावेशी भारत की बात करते हैं, इसका कारण तो है गुड गवर्नेंस, सुशासन। अब मैं आपको एक अजीब चीज़ बताऊं। पिछले 4-5 साल में देख रहा हूं, जब भी मैं देश के बाहर जाता हूं, बहुत सारे देश हैं जहां जब एक बार हमारा काम हो जाता है, विदेश नीति का हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं आप थोड़ा बैठ जाइए, हमसे आपसे कुछ बात पूछनी। और सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो है हमारे डिजिटल पर है। आज भारत की पहचान बन गई है दुनिया में कि हम सबसे डिजिटल लोग हैं। और डिजिटल का मतलब क्या है? एक है कि हम सब लोग फ़ोन के माध्यम से पेमेंट करते हैं, अब आदत बन चुकी है। 4-5 साल पहले हमें शक कहीं था कि भाई फ़ोन और पैसे, इसका क्या कनेक्शन है। कहीं डर भी था कि पेमेंट कर दिया पता नहीं कुछ हो जाएगा। पर आज आप देखिए, भारत जो है हर महीने 10 से 12 बिलियन कैशलेस पेमेंट करता है। और उसकी तुलना में, सुन लीजिए, उसकी तुलना में पूरे साल में अमेरिका 4 बिलियन करता है। तो हम एक महीने में करते हैं जो अमेरिका पूरे साल में, जो उनको 3 साल लगते। अब आप जानते हैं कि जो योजनाओं के लाभार्थी जो हैं, उनकी संख्या जो है आज करोड़ों में गिनी जाती है। उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि बहुत देशों, कुछ कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन जो है लाभार्थियों से कम। और मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। आपने आवास योजना के बारे में सुना होगा कि लोगों को जो घर दिया जाता है। अब पिछले 10 साल में पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को आवास योजना के माध्यम से घर मिले हैं, जिसका मतलब है कि हर परिवार में करीब 5 लोग होते हैं, कि 20 करोड़ लोग जिनके पास घर नहीं था पहले। अब 20 करोड़ का अगर आप तुलना करें, 20 करोड़ का मतलब है कि पूरे जापान और जर्मनी की आबादी आप जोड़ लीजिएगा, उनको 10 साल के अंदर घर मिल गया। तो आज ये पहचानिए कि दुनिया जो है ये सब देख रही। मेरे से जो पूछते हैं लोग, ये पूछते हैं और कभी कभी ये यही शब्द प्रयोग करते हैं
कि आपने आपके यहाँ लीकेज कैसे बंद किया, कि आप ये बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, ये योजना करते हैं, इतनी संख्या में लाभार्थी हैं, ये कैसे होता है। और यही जो आप मेरे डिपार्टमेंट में आपको करके दिखाया कि पासपोर्ट जो, अब देखिए आज पासपोर्ट लेना कितना सरल हो गया। अब सुशासन के अलावा हम ग्रोथ की बात कर चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स क्या है? हम ही ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्सेज आज उसको अगर बेहतर बनाने में, इसको आगे ले, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने में 2 डिपार्टमेंट जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। और पिछले 5 साल में वहाँ जो परिवर्तन आया है उसका प्रभाव आज आप आने वाले अगले कार्यकाल में आप जरूर देखेंगे। एक है एजुकेशन और एक है स्किल, और दोनों के मंत्री आपके सामने बैठे। क्योंकि आप ये सोचिए, हम एक नए ज़माने में, एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं। कल की दुनिया जो होगी ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया होगी। आपसे कुछ लोगों ने अब चैट जीपीटी ट्राई किया होगा। चैट जीपीटी तो अभी शुरू हुआ है, आप देखेंगे अब बहुत चीज़ें आएंगी। तो ये दुनिया जो है ये आर्टिफिशियल एआई की है, ये चिप्स की है। अब देखिए, पहले जो है 10 साल पहले यहाँ कैमरामैन खड़े होते थे, अभी वो ड्रोन घूम रहा है, कहीं आपने वापस बुला लिया है। पर ये ड्रोन की दुनिया, ये ड्रोन की दुनिया, ये स्पेस की दुनिया, कि आज अगर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम गति शक्ति की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड जो है और उसकी स्केल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम स्पेस और ड्रोन का भी उपयोग करते हैं। आज का सर्वे जो है वो ड्रोन के माध्यम से होता है, जो मैपिंग जो होता है वो स्पेस से होता है। और जो गाड़ी में जो आप लोग आए हैं ना, मान के चलिए अगर 5 साल के अंदर आप में से आधे लोग जो हैं इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटर बाइक चलाते हैं। तो ये नई दुनिया है, और इस दुनिया के लिए, इस ज़माने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन और स्किल पे बल देना होगा। तो इस कार्यकाल में, जिसके आखिर महीनों में हम अभी हैं, मैं मानता हूं कि सबसे, अगर आप कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ चेंज कहाँ है, ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये हमारे पॉलिसी में है। और जब हम ये पॉलिसी जो है हम ज़मीन पे उतारेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत का सबसे बड़ा टैलेंट, ह्यूमन टैलेंट जो है, ये हम पूरे दुनिया में इसको हम डिप्लॉय कर पाएंगे। अब हम आर्थिक विषय की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हर देश में आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक आत्मविश्वास नहीं है, नेशन के लिए जो मिशन, जो कमिटमेंट है ना, वो कमिटमेंट नहीं है। और आत्मविश्वास के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। हम दुनिया भर की चीज़ इंपोर्ट करते हैं पूरे, आप देखिए हमारे आंकड़े देखिए, अब पिछले 10 साल में फर्क देखिए। एक बार मेक इन इंडिया शुरू हो गया ना, मेक इन इंडिया जो है रोजगारी का विषय है। मेक इन इंडिया मैं मानता हूं ये सुरक्षा का विषय, कि हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं। और एक बार मेक इन इंडिया चल जाए, और वो चल रहा है, ये क्षमता का विषय। आज हम ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। हम अंधाधुंध उसको इंपोर्ट करते थे, हर चीज डिफेंस में हम बाहर से लेते थे। अब हम अपने जवानों के लिए भी बनाते हैं, और इस साल जो है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 20,000 करोड़ से ज़्यादा। तो अब देखिए कितना चेंज आया। पर इसमें क्या चाहिए?
इसमें लीडर चाहिए, लीडर का विजन चाहिए, लीडर विजन का प्रोग्राम बनाना है, ज़मीन में उतारना है, पूरे देश को प्रोत्साहित करना है, और एक बार पूरे देश में वो कमिटमेंट, वो सेंस ऑफ मिशन हो तो आप तुरंत उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। अब हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया ज़्यादातर जो है हम उत्पादन, हम इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं, पर मेक इन इंडिया खाली इकोनॉमी नहीं, मेक इन इंडिया हमारी विरासत भी, हमारी संस्कृति भी। जब कोई ये पहनता है आप लोग सब तुरंत उसको पहचान लेते हैं। भारत के हर जिले में, मैं कहूँगा हर गांव में ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें उस गांव के निवासी, उस शहर के निवासी, उस जिले के निवासी उस पर जरूर गर्व करते। अब गर्व करते होंगे, पर जब तक इसका मार्केट नहीं बनेगा ना, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये भी देखिए कि पिछले 10 साल में ये आंदोलन जो चला है वोकल फॉर लोकल, जो हमारे विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा को जो सपोर्ट जो मिलता है, क्योंकि वो उनकी परंपरा है कि वो सालों से, पीढ़ियों से कुछ ना कुछ बनाते आए हैं, और वो चीज़ कभी फैक्ट्री में नहीं बनेगी। या हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हर स्थान का कुछ ना कुछ कहीं पहचान होता है, और जब हम इसको सब इकट्ठा करें ना, ये क्यूमुलेटिव जो है ये हमारी पहचान होती है। और मैं कहूँगा जब हम मिशन फॉर नेशन की बात करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए हम एक बहुत स्पेशल नेशन है। हमारी इतिहास जो है 5000 साल की इतिहास है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हम सचमुच एक सिविलाइजेशनल पावर। दुनिया में बहुत कम देश जो कह सकते हैं कि हम सिविलाइजेशनल पावर हैं। तो यही कुछ विचार थे, मैंने सोचा मैं आपके सामने रखूं। और अंत में मैं आपको विदेश नीति में, विदेश मंत्री हूं, मुझे कुछ तो कहना है विदेश विभाग के बारे में, विदेश नीति के बारे में। मोदी की बहुत सारी गारंटी है, सब गारंटी जमीन में उतरेंगे, अगले कार्यकाल में जरूर आप इसको देखेंगे। अब विदेश नीति में हमारा लक्ष्य है, हमारा सोच है कि हम विश्व बंधु बने। विश्व बंधु का मतलब क्या है? इसके तीन पहलू हैं। एक कि आप जानते हैं दुनिया में करीब करीब 200 देश हैं। हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ ऑल। जो देश जिसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं उसके प्रॉब्लम सबसे कम होते हैं। वो दुनिया में अपना काम करा लेता है, दुनिया में जो फ़ायदा लेना होता वो ले लेता है, दुनिया में जो उसके हित जो हैं वो भी उसको मिल जाते हैं। दुनिया में उसके नागरिक जब बाहर जाते हैं उनकी कदर होती है, उनको इज्जत दिया जाता है। तो हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ ऑल, बट नॉट जस्ट फ्रेंड्स विथ ऑल, हाउ टू डू इट विथ भारत फर्स्ट। फॉरेन पॉलिसी में जब कहते हैं मिशन फॉर द नेशन, हमारी सोच जो है बहुत स्पष्ट है, भारत फर्स्ट। कोई भी सिचुएशन, अब जो हमारे जो मित्र जो आए थे सुब्रमण्यम जी, अब जो वो आपको बता रहे थे, जैसे ही ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ ना यूक्रेन में, प्रधानमंत्री की सोच शुरू से बहुत क्लियर थी, कुछ भी हो, किससे भी बात करना है, जो भी आपको करना है, पर हमारे नागरिक, हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जो हैं वहां से सुरक्षित निकले। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश थे और उनमें विकसित देश थे जिन्होंने अपने नागरिकों को वहाँ छोड़ दिया था, कह दिया था कि भाई हमने तो आपको वार्निंग दे दी, आप निकले नहीं, तो ये आपकी जिम्मेदारी। हम लोगों ने 90 फ्लाइट चलाए, 90 फ्लाइट, और खाली 90 नहीं,
मंत्रिमंडल के 5 मंत्री जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप पड़ोस में जाइए और आप खुद बॉर्डर के कैंप में वहाँ तैयार होंगे, आप खुद सुपरवाइज करेंगे कि वहाँ जो यूक्रेन से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनकी सुविधा के लिए क्या किया गया। तो ये जो निकले हैं, या यूक्रेन के संदर्भ में आप एक विषय और भी जानते हैं कि हम पे बहुत दबाव था, हम पे दबाव था कि हम रूस से तेल ना लें। लोगों ने, कुछ देश थे, उन्होंने इसको एक सिद्धांत का विषय बना दिया, कहा कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब 2 बातें थी, एक तो वो खुद ले रहे थे, तो जो आपको ज्ञान दे रहे थे उनके अगर आप एक्शन देखें, एक्शन कुछ और था, उनके शब्द कुछ और थे। और अब सोचिए, अगर उस समय अगर हम दब जाते, झुक जाते, अगर हम कहते कि अच्छा चलिए हम आपकी बात मानते हैं, हम भी खाड़ी और अरब देशों से, हम ज़्यादातर वहीं से लेते थे। यूरोप जो है रशिया से कम कर कर वहीं जा रहा था। तो दुनिया के जो तेल ऑयल प्राइसेस जो है वो पहले भी बढ़ चुकी थी, वो और भी बढ़ जाती। तो मेरे लिए प्रधानमंत्री के जो इंस्ट्रक्शन जो थे वो बहुत क्लियर थे। उन्होंने कहा देखिए ये फॉरेन पॉलिसी विषय है, पर मैं जो है भारत के कंज्यूमर का हित सबसे पहले, ये सर्वप्रथम है। मैं नहीं चाहता कि राजनीतिक कारण के लिए आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमें हमारे पेट्रोल की कीमत बढ़े। और मैं सच कहता हूँ आपको कि अगर हम वो निर्णय नहीं लेते, कम से कम मैं मानता हूँ 10-20 रुपए कम से कम पर लीटर बढ़ता। तो ये जो है कि हम जो है आज फ्रेंड्स विथ ऑल जरूर करेंगे, बट हर समय भारत फर्स्ट हमारा सिद्धांत होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ देश की सुरक्षा जो है, देश का हित जो है, जहाँ हमें अड़ना है हम वहाँ अड़ेंगे भी। आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी आतंकवाद के, आजकल फैशन है, लोग आतंकवाद की बहुत चर्चा करते हैं, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पर उसमें भी जो पहले की जो पॉलिसी जो थी कि 26/11 में मुंबई में हमला हुआ और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, वो ज़माना अब गया। अब जो है मिशन फॉर अ नेशन, माने विकसित भारत, सुरक्षित भारत और विश्व बंधु भारत। तो एक बार और मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप लोग आए, समय दिया, विचार सुने। तो मैं धर्मेंद्र जी और आपको भी जयनारायण जी, मैं कहूँगा कि आप लोगों ने निमंत्रण किया, मुझे संबलपुर आने का मौका दिया, और हो सकता है कि आप इसके बाद आप एक बार और कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुलाएंगे, और अगर मुझे आने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बहुत खुशी के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ आऊँगा। एक बार और नमस्कार और जय जगन्नाथ।